Hello बच्चों, this is Mahesh Kumar and I again welcome you all to my YouTube channel, that is Zenipex Education. In today's video, we are going to study the poem A Tiger in the Zoo. Okay, A Tiger in the Zoo. This poem is written by or composed by Leslie Norris. Okay, Leslie Norris जो कि एक वेल्श पोएट हैं. ओके, जो यूनाइटेड किंगडम में हिस्से आते हैं, वेल्श और इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, उसमें से ही एक वेल्श, तो वहाँ के पोएट हैं ये. और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट हैं, बहुत अच्छे पोएट हैं, एक क्वालिटी पोएट हैं. ओके, अगर क्वालिटी पोएट नहीं होते तो आपके वैसे भी आपके सिलेबस में शामिल ही नहीं होते. तो इन्होंने ये अ टाइगर इन द ज़ू पोएम लिखी है. ये एक ज़ू की कंडीशन में के बारे में, एक टाइगर की कंडीशन के बारे में जो कि ज़ू में बंद है, और उसको कैसा फील होता है ये बताने की कोशिश कर रहा है पोएट. और उसके द्वारा आपके अंदर वो फीलिंग्स, वो सहानुभूति जगाने की कोशिश कर रहा है कि टाइगर कैसा फील करता है. और इसीलिए हमें टाइगर क्या, कोई भी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कैप्टिविटी में नहीं रखना चाहिए. ओके, वी शुड नॉट कीप देम इन कैप्टिविटी, पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए. ओके, ये पोएम इनकी 1938 में लिखी गई थी. ये इनकी शुरुआती पोएम्स में से है. और ओके, ये जो लेस्ली नॉर्टन है, ये एक पहले तो आर्मी में गए. ओके, काफ़ी गरीबी में पले बड़े ये, और उसकी वजह से इनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई, स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ा इनको. उसके बाद ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, तो उसमें आर्मी में भर्ती हो जाते हैं और लड़ते हैं देश के लिए अपने. उसके बाद वॉर के बाद फिर ये टीचर बन जाते हैं. टीचर के बाद प्रोफेसर की जॉब तक जाते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल तक, डायरेक्टर तक बनते हैं. ओके, तो बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं, एक स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक. तो शुरुआती पोएम है 1938 में लिखी थी इन्होंने ये. बाकी जो इनके अधिकतर जो पोएम्स हैं, जो ज़्यादा हिट पोएम्स हैं, जो ज़्यादा इनकी फेमस कंपोजिशंस हैं, वो अधिकतर 1960s और उसके बाद में लिखी गई. ओके, तो ये शुरुआती पोएम है जिसको कि हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ. तो इसमें पोएट जो है वो कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है. कंट्रास्ट अ टाइगर इन द ज़ू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. ओके, इसमें पोएट जो है वो ऑल्टरनेटिवली कभी आपको जंगल में लेकर के जाएगा और वहाँ दिखाएगा कि टाइगर वहाँ क्या कर रहा होगा या क्या करते होना चाहिए था उसे, और फिर आपको वापस ले आएगा और ज़ू पे ले आएगा और वो दिखाएगा कि क्या कंडीशन है. तो इस तरह से एक कंट्रास्ट करके दिखाएगा, एक कंपेयर करके दिखाएगा कि क्या फ़र्क पड़ता है दोनों चीज़ों से. और इस तरह से आपकी इमोशंस को एग्जीक्यूट करेगा, उनको कहीं ना कहीं चार्ज करने की कोशिश करेगा, कि जिससे कि आपको टाइगर की कंडीशन पे कहीं ना कहीं सिंपैथी आए, एम्पैथी उससे जागृत हो, और आप ऐसी चीज़ों को इनकरेज ना करो. तो चलिए मेन पोएम पर आते हैं. 5 स्टैंजास की पोएम है ये, थोड़ी लंबी पोएम है और थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा. ओके, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. ओके, तो यहाँ जो शुरुआत हुई है पोएम की वो केज से हुई है, और वहाँ दिखाया है कि किस तरह से टाइगर जो है वो अपनी पूरी ब्यूटी, जो जैसा सुंदर सा उसका आकार होता है, उसके साथ वहाँ पे पिंजरे में बंद है, और वो जो तंग सी जगह है उसमें किस तरह से वो वहीं पे जैसे तैसे करके बस चल रहा है. ओके, जिस टाइगर को खुले जंगल में दूर दूर तक टहलने की आदत होती है, वो इतने छोटे से पिंजरे में कैद है और उसकी कंडीशन बड़ी दयनीय है. ओके, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, और वो टहल रहा है किस पर, अपने पैड्स पे, जो कि वेलवेट के जैसे हैं, मतलब बहुत ही सॉफ्ट हैं ना. और उसके अंदर जो गुस्सा है वो बस मतलब गुस्से वाली शांति में है. गुस्सा तो अंदर से बहुत है, लेकिन क्या करे, बिकॉज ही इज़ बिहाइंड द बार्स, सो ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज एंगर. और हम कह सकते हैं कि वो अपना जो गुस्सा है वो किसी दूसरे पे उतार नहीं सकता. ओके, तो गुस्सा तो बहुत है, नाराज़ तो बहुत है वो. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass.
तो आगे पोएट कहता है कि वो इसके बजाय कहाँ होना चाहिए था इस टाइम, वो इसके बजाय होना चाहिए था जंगल में, है ना। ये जो फर्स्ट स्टेंजा था ये पिंजरे से रिलेटेड था, जू से था, और अब उसको नेक्स्ट स्टेंजा में जैसे हम कह रहे थे वो जंगल में दिखा रहा है, जो नेक्स्ट सीन है जंगल का है। तो वो कह रहा है कि इसके बजाय इसको कहाँ होना चाहिए था, इसको जंगल में होना चाहिए था। और वहाँ पर ये लंबी लंबी घास में, ऊंची ऊंची घास में स्लाइड कर रहा होता, पेट के बल जो बिल्कुल झुक करके शिकार का पीछा करते हैं, ऐसे जानवर जो फलीन्स हैं, जैसे कि लॉयन भी है और ये है टाइगर है, इसके अलावा और भी कई सारे एनिमल हैं जैसे चीता है, जितने भी बिग कैट्स हैं सब इसी तरह से शिकार करती हैं ताकि दूसरे की नज़र में ना आए, अपने शिकार की नज़र में ना आए। नियर द वाटर होल, पानी के पास होता है या फिर पानी जहाँ भी पानी का सोर्स होता है वहाँ कहीं होता, और वहाँ इंतज़ार कर रहा होता किसका, मोटे ताजे हिरणों का, ताकि उनका वो शिकार कर सके। ओके, धीरे धीरे उनके पास तक पहुँच सके, छुप करके उनके पास तक पहुँच सके पहले, और फिर उनका शिकार कर सके, ये कर रहा होता। ओके, लेकिन वो अभी कहाँ है, सो सैडली ही इज़ बिहाइंड द बार्स। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. ओके, इसके बजाय वो कहाँ होना चाहिए था, वो जंगल में होना चाहिए था, वो जंगल के किनारे पे जो गांव हैं ना वहाँ होना चाहिए था। ओके, जंगल के किनारे पे जो गांव है वहाँ होना चाहिए था, और वहाँ वो अपने बड़े बड़े जो कैनाइन उसके होते हैं वो दिखा करके गांव वालों को, और अपने पंजे दिखा करके, जो बहुत ही खतरनाक, जिसमें नाखून होते हैं बहुत लंबे लंबे और बहुत ही शार्प, तो उनको दिखा करके गांव वालों को, ग्रामवासियों को डरा रहा होता। वो वहाँ होना चाहिए था, टेरराइजिंग द विलेज। ओके, लेकिन फिर सैडली ही इज़ नॉट देयर, ही इज़ हेयर इन द जू। ओके, तो ये आपके 3 फर्स्ट स्टेंजा थे। अब इन्हीं में जो आपका कुछ पोएटिकल डिवाइसेस यूज़ हुई हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, राइमिंग स्कीम तो सब में सेम ही है। राइमिंग स्कीम जैसे हमने यहाँ लिख रखा है ABCB है। ओके, फर्स्ट और सेकंड को मैच ना करके इसने सेकंड और फोर्थ को राइम किया है, और फर्स्ट और थर्ड जो है वो किसी तरह से मैच नहीं करते। ओके, ABCB, इसीलिए जो राइमिंग स्कीम है इसकी ABCB है पूरी पोएम की। ओके, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। देखिए, शुरुआत ही होती है, जो शब्द है ही से होती है, और ही जो है वो इन्होंने यूज़ किया टाइगर के लिए, जबकि टाइगर या कोई भी एनिमल जो होते हैं उनको हम इट से शो करते हैं, तो ये ही यूज़ किया है जो कि पर्सन के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन है। ओके, हेयर इज़ द फिगर्स ऑफ स्पीच दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ऐसे ही पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट में मेटाफोर है। ओके, उसके पैट्स को, उसके पंजों को उसने जो कंपेयर किया है पोएट ने, वो वेलवेट से कंपेयर किया है, इसलिए यहाँ पे मेटाफोर है। ऐसे ही क्वाइट रेज में 2 एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन है, ऑक्सीमोरॉन। ओके, ऐसे ही एक ही लाइन में एक ही साउंड से शुरू होने वाले 2 वर्ड्स आए हैं, तो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन यहाँ भी है, प्लम पास। ओके, ऐसे ही आप जब नीचे आएंगे थर्ड वाले स्टेंजा में लास्ट में जो लाइन है टेरराइजिंग द विलेज, यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। देखिए, ट्रांसफर्ड एपिथेट को जरा देख लीजिए, बहुत ईजी सा है वैसे तो ये। जब हम किसी एक चीज़ की क्वालिटी को किसी दूसरी चीज़ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, हालांकि मैसेज लगभग वही जाता है, मैसेज सेम है, मीनिंग लगभग सेम होगा, बस एक फ़र्क को हम दूसरे पे, एक जो प्रभावित हो रही है चीज़, जिस पे असर पड़ रहा है, उसको ना यूज़ करके डायरेक्टली किसी दूसरे पे लगा देते हैं, तो उसी को हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। जैसे यहाँ टेरराइजिंग द विलेज, गाँव को डरा रहा है। गाँव थोड़ी ना डरेगा। ओके, गांव कोई एनिमेट थिंग नहीं है। गांव क्या है, गांव तो आपका घरों से मिल करके बना है, घर या जो वहाँ ढांचे रहते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उससे मिल करके बनाया, तो वो थोड़ी ना डरेगा। डरेगा कौन? गांव में रहने वाले लोग। तो गांव से मतलब यहाँ गांव के लोगों से है ना, गांव के लोगों को डराता है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ओके, ऐसे ही और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसको कि आप
नेट से देख लें अपनी सुविधा के लिए। आगे देखिए आप, 2 स्टैंजा भी इसके बाकी हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन दुख की बात क्या है कि वो कहाँ है, वो तो कंक्रीट सेल में कैद है ना। वो जो 2 स्टैंजा में जंगल में दिखाया था, हाइपोथेटिकल कंडीशन थी कि वो कहाँ होना चाहिए ना, एक काल्पनिक कंडीशन थी यहाँ पे कि कहाँ होना चाहिए, जंगल में, और ऐसे ऐसे करना होना चाहिए था उसको, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है। तो वो कहाँ पर है, वो कंक्रीट सेल में बंद है, और वो जो उसकी सारी ताकत है वो कहीं ना कहीं लोहे की जो रॉड्स हैं उनके पीछे कैद है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। और वही जो छोटा सा स्पेस है उसके पिंजरे में, बस वो उसी में दाएं बाएं टहल रहा है, जैसे भी टहल रहा है आगे पीछे। ओके, और वो उसको जो जगह मिलनी चाहिए थी, खुला स्पेस मिलना चाहिए था, वो उसके लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, बहुत ही दयनीय है ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ओके, जब रात होती है तो वो लास्ट में पेट्रोलिंग कार्स की उसको बस आवाज़ आती है, जो कार्स वहाँ पेट्रोलिंग कर रही हैं उनकी आवाज़ आती है, और वो कुछ नहीं करता, बस अपनी चमकती हुई आँखों से चमकते तारों को देखता रहता है। यहाँ एक कंट्रास्ट करके दिखाया गया है फिर से पोएट के द्वारा, एक इफ़ेक्ट देने के लिए, है ना। ये पोएटिकल डिवाइसेस हैं सारी, और ये इनका मेन रोल ही ये होता है कि जो पोएट्री है वो आकर्षक बने, सुंदर बने। ओके, तो इसीलिए ब्रिलियंट आइज़ को ब्रिलियंट स्टार्स के साथ कंट्रास्ट करके दिखाया गया है, और सिंबलिज्म का यहाँ पे इस्तेमाल है। कहीं ना कहीं उसकी जो आइज़ हैं उनको सीधा सीधा सिंबलाइज कर रहे हैं, किन से, स्टार से। जैसे स्टार्स चमकते हैं ऐसी उसकी आइज़ चमकती हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए मेटोनिमी भी है। ओके, मेटोनिमी कब होता है, जब कोई एक नाम जो है वो किसी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जैसे यहाँ पे है हिज स्ट्रेंथ, हिज स्ट्रेंथ से मतलब है उसकी ताकत। यहाँ पे जो वर्चुअल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, वो है उसकी ताकत। हालांकि उसकी ताकत से मतलब नहीं है, यहाँ पूरे उसकी बॉडी से मतलब है। तो हिज स्ट्रेंथ जो है वो उसकी बॉडी के लिए यूज़ किया गया है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे मेटोनिमी है। तो ये आपकी पोएम थी, और कोशिश की कि शॉर्ट से शॉर्ट में हो जाए, जिससे कि आपके लिए ज़्यादा टिपिकल ना हो कंडीशंस, आपको पोएम भी पूरी समझ में आ जाए, उसमें जो चीज़ें हैं, जो फिगर्स ऑफ स्पीच या जो दूसरी चीज़ें यूज़ हुई हैं, राइमिंग स्कीम वगैरह है, वो सब आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो इस पोएम में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।